नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज संडे था, स्पेशल वीडियो आज के दिन अक्सर मैं लाता हूं कुछ न कुछ गाइडेंस रिलेटेड। और आज का जो वीडियो है वो निबंध से संबंधित है। सैटरडे को मैं पेड ग्रुप में निबंध देता हूं। आपको भी अगर ऐड होना हो पेड ग्रुप में तो आप ऐड हो सकते हैं। और GS2 अभी चल रहा है और पुराने वाले ओल्ड ग्रुप में हम लोग करेंट अफेयर और मिसलेनियस शुरू करने वाले हैं, जिसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, करेंट अफेयर इन सभी के सवाल दिए जाएंगे। तो आपको ऐड होना हो तो आप बताइएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। लेकिन निबंध पर आते हैं। कल मैंने निबंध दिया था, निबंध का टॉपिक मैं दिखा देता हूँ। और कल मैंने बच्चों को प्रेरित भी किया था, मोटिवेट किया था थोड़ा सा, धिक्कार के ही सही। लेकिन मैंने बोला था कि भाई निबंध लिखिए। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। जितना महत्वपूर्ण पेपर 1 है, पेपर 2 है, उसी प्रकार से निबंध का भी है, बल्कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको GS1 के लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, GS2 के लिए भी काफ़ी पढ़ना पड़ता है, लेकिन निबंध के लिए आपको उतना पढ़ना नहीं पड़ता है। इसकी जो आप अच्छे से तैयारी करते हैं और डे बाय डे लाइफ में अगर आप कोई साहित्य के शौकीन हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कविता, कहानी या कुछ भी देखते हैं, अनुभव करते हैं, उन सभी के आधार पर आपका निबंध का पेपर तैयार हो जाता है। लेकिन निबंध लिखना जो होता है ना, वो काफ़ी मुश्किल काम होता है। आपके पास कंटेंट होगा, आपके दिमाग में पॉइंट्स होगा, फिर भी आप लिख पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होगा। कल मैंने बच्चों को ज़रूर बोला था कि लिखिए, लेकिन फिर भी नहीं लिख पाएंगे। वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, केवल बोलने भर से मेरे थोड़ी ना हो जाएगा। मैं आपको मोटिवेशन दे दूं, कविता कहानी सुना दूं, उससे आप थोड़ी निबंध लिख लेंगे। जब तक मैं आपको पॉइंट्स ना बताऊं, जब तक मैं आपको दिखाऊं नहीं कि किस प्रकार से पॉइंट्स बनाए जाते हैं, तब तक आप नहीं लिख पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक निबंध का टॉपिक होगा जो आसान वाला है, कठिन वाला भी दिखाऊंगा मैं, उसको भी डिस्कस करूंगा। लेकिन जो आसान टॉपिक है, जो मैं अभी नया जो ग्रुप शुरू हुआ है उसमें देता हूं और NCERT के बच्चों को देता हूं, आसान टॉपिक है वो, उसको थोड़ा समझेंगे। और एक जो कठिन निबंध था विदेश नीति पर आधारित, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। BPSC के रिगार्डिंग सबसे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद हम लोग इस चैनल पर ही टेस्ट सीरीज वगैरह भी करेंगे, MCQ करेंगे। इतने MCQ करेंगे कि आप थक जाएंगे। MCQ करके करना जरूरी होगा, प्रैक्टिस करूंगा मैं, सिखाऊंगा एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, किस प्रकार से आंसर निकाला जाता है, किस प्रकार सवाल नहीं आते हुए भी आप कई बार आंसर निकालते हैं। और ऐसी स्थिति एग्जाम में भी बनती है जहां पर आपको 70 से 80 सवाल मात्र ऐसे होंगे जिसमें आप कंफर्म होंगे। कट ऑफ कभी भी 100 से नीचे तो अब जाएगा नहीं, वही 90 के प्लस में रहेगा। तो बाकी सवाल आपको गैस करना पड़ता है, तो वो भी एक तकनीक होती है उसका भी, तो वो भी सीखेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल अभी निबंध को डिस्कस करते हैं। देखते हैं टॉपिक क्या है आज का। देखिए, 2 निबंध का टॉपिक दिया था मैंने। एक था आपकी कौन से, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की बढ़ती भूमिका, किसमें, इंडियाज ग्रोइंग रोल इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये मैंने एक टॉपिक दिया था। और दूसरा टॉपिक मैंने दिया था भारतीय कृषि समस्या और समाधान। ये आसान टॉपिक है, ये आसान टॉपिक है, आसान टॉपिक है थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। भारतीय कृषि के समस्या और समाधान को लिखना है, वो भी नहीं लिख पा रहे हैं आप, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, बस आपने कोशिश नहीं किया, अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस जो करते हैं वो भी कई बार गलत करते हैं। टॉपिक के अनुसार लिखा जाता है। आपने अगर UPSC का निबंध का आपने सिलेबस देखा है क्या, जिस प्रकार से UPSC का निबंध का सिलेबस डिफाइन नहीं है, BPSC का भी डिफाइन नहीं है। यूपी वालों ने डिफाइन कर रखा है, UPPSC में डिफाइंड है सिलेबस निबंध का, लेकिन BPSC और UPSC में डिफाइन नहीं है। लेकिन 2 लाइन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जो टॉपिक आपको दिया जाता है उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको आंसर लिखना है। अगर आपसे पूछा गया है पर्यावरण परिवर्तन, तो आप पर्यावरण प्रदूषण वहाँ पर लिख कर नहीं आएंगे, पर्यावरण परिवर्तन की चर्चा करेंगे। दोनों माइनर डिफरेंस है दोनों में समानता भी है कई सारी चीज़, लेकिन डिफरेंस भी है। तो यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, जो सवाल पूछा गया है अगर निबंध उसके इर्द गिर्द आपने नहीं लिखा है तो मार्क्स आपके कम हो जाते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़ एक और होती है, निबंध लिखने का एक सामान्य सा ढर्रा ये होता है कि इसमें हेडिंग वगैरह नहीं बनाते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर शुरू कीजिए नीचे तक, पैराग्राफ बदल बदल कर। एक पेज में 2 से 3 पैराग्राफ में ही लिखना होता है, पॉइंट्स में नहीं लिखना होता है निबंध। पैराग्राफ में आप पूरा निबंध लिख देते हैं। सामान्य जो परिपाटी है वो यही है निबंध लिखने की। किताब जितने भी आप देखेंगे, जैसे दृष्टि IAS की जो किताब आती है निबंध के लिए, आप वो पढ़ सकते हैं। UPSC वाली लीजिएगा, BPSC वाली दृष्टि IAS की निबंध का बुक मत लीजिएगा, UPSC का लीजिए, एडवांस निबंध जो है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो निबंध पूछा जाता है BPSC में, वो कोई स्टेट लेवल का निबंध जैसा कुछ भी नहीं रहता उसमें, वो कठिन टॉपिक रहते हैं। इसलिए UPSC वाले लीजिएगा।
और एक और सोर्स है जो मैं बता देता हूँ, जनसत्ता न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं, जनसत्ता अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िएगा उसको। जनसत्ता न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल रहता है ना, एक पहला आर्टिकल रहता है ऊपर वाला, वो आपका करंट के मुद्दे से संबंधित रहता है, पॉलिटिकल मुद्दे रहते हैं या करंट का कोई इशू है, पर्यावरण संबंधित इशू रहता है। जो उसका दूसरा वाला रहता है ना निबंध, वो सामान्य तौर पर सोशल इशू संबंधित होते हैं और उसकी लेखन शैली बिल्कुल ही अलग होती है, नीचे वाला जो निबंध रहता है। दोनों निबंध को रोज़ पढ़ा कीजिए और उसको पढ़कर अपनी भाषा में लिखने की कोशिश किया कीजिए। इतना बस कर लेंगे तो भी आपका निबंध का पेपर 300 मार्क्स का तैयार हो जाएगा और मार्क्स भी निबंध में भर भर के दिए जाते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों भारत की बढ़ती भूमिका। अब इसको कैसे लिखेंगे? जब भी इस तरह का लिखते हैं या जब भी कोई भी निबंध अगर लिखते हैं, अगर वहाँ पर हिस्ट्री से जोड़ने का थोड़ा सा भी मौजूद है, संभावना है, तो हिस्ट्री से ज़रूर जोड़िए। तो इसको शुरू कीजिए आज़ादी के पश्चात से ही, कि पहले हम किस प्रकार से विदेश नीति को हमने आज़ादी के पश्चात से ही किस प्रकार से अच्छे से तराशा, फ्रेम किया, ताकि आज तक जो हमारी विदेश नीति है वो आज़ाद है, वो सॉवरेन है, किसी देश के दुनिया के दबाव में न होकर हमारे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करती रही है। तभी जाके हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, हमारी जो भूमिका है दुनिया में, जो हमारी भूमिका है अलग अलग चीज़ों को लेकर, वो तभी ग्रो कर सकती है जब हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या हो, स्वतंत्र हो, वो किसी भी दबाव से मुक्त हो बिल्कुल। इसकी शुरुआत आप कहाँ से करेंगे? नाम की चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि ये सबसे प्रमुख संगठन था जो आज़ादी के पश्चात पहली बार भारत बनाया गया था। नेहरू जी के ज़माने में आपने पढ़ा होगा, स्लोवाकिया, उसके पश्चात से इंडोनेशिया, मिस्र और नेहरू जी, ये अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, इन सभी ने मिलकर नाम को गठित किया था। आपने 12th की जो पॉलिटी की बुक है जिसका भाग 2 है उसको ज़रूर पढ़िएगा, वो IR से संबंधित बेसिक चीज़ों के लिए है। ठीक है, ये तो हो गया हिस्ट्री की बात। उसके पश्चात आप ये लिखेंगे कि कोरिया वॉर को ख़त्म करने में भारत ने उस समय में, अगर इतिहास लिखने जाएंगे भारतीय विदेश नीति का, तो उस समय लिख सकते हैं कि कोरिया वॉर को ख़त्म करने में भारत ने अहम भूमिका अदा की थी। उसके पश्चात से दुनिया जब 2 ध्रुवों में बटे हुआ था, उस समय भारत ने एक स्वतंत्र ध्रुव की स्थापना करने की कोशिश की थी उन देशों के लिए जो देश विकासशील हैं, जो इस दुनिया के USSR और US के झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। ये तो हमारे इतिहास हो गई भूमिका की। उसके पश्चात से आप क्या लिखेंगे? एक ट्रेंड के बारे में बताएंगे। 1991 वो वर्ष है विदेश नीति का पूरी दुनिया भर के लिए, जब USSR का विघटन होता है। और 1991 के पश्चात अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है, स्टैटिक किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। USSR के पतन के पश्चात से अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो USSR से पहले, 1991 से पहले जो संस्थाएं दुनिया भर में स्थापित होती थीं, वो अक्सर जो है वो वॉर को लेकर या सैन्य समझौतों को लेकर या इस तरह की संस्थाएं स्थापित होती थीं। 1991 के पश्चात दुनिया में आर्थिक जो संस्थाएं होती हैं, जो इकोनॉमिक रूप से एक दूसरे को नज़दीक लाने के लिए संस्थाएं हैं, उनका स्थापना शुरू हुआ। जैसे WTO की स्थापना की बात आप कर सकते हैं, जो पहले GATT के नाम से जाना जाता था, उसको अधिक शक्तियां दी गई। उसके अलावा ब्रिक्स की आप बात कर सकते हैं, SCO की बात कर सकते हैं। उसके अलावा जो अलग अलग और भी संस्थाएँ हैं, जैसे बीमस्टेक की बात कर सकते हैं। ये सभी की सभी संस्थाएँ जो 1991 के बाद से गठित हुई हैं। 1991 में ही भारत का इकोनॉमिक रूप से भी रिफॉर्म किया गया, यानी कि ज्यों-ज्यों हमारी इकोनॉमिक रूप से पावर बढ़ता गया, त्यों हमने विदेश नीति में भी अपनी पावर को बढ़ाना धीरे धीरे करके शुरू कर दिया। अब आज के दौर में हमारी भूमिका अगर देखी जाएगी तो किन किन क्षेत्रों में हो सकती है? सामाजिक क्षेत्रों में हो सकती है, आर्थिक क्षेत्रों में हो सकती है, राजनीतिक रूप से हो सकती है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से हो सकती है, मानवीय संकट को लेकर हमारी जो भूमिका है विदेश नीति में वो दिख सकती है। सामाजिक रूप से कर सकते हैं हम लोग, आर्थिक रूप से, आर्थिक का भी सामान्य सा उदाहरण अभी अभी हुआ है। कौन सा? तो भारत इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत से लेकर मिडिल ईस्ट यूरोप तक का हमने इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने की जो बात की है वो किस में आएगा? हमारे आर्थिक पहल का हिस्सा होगा। भारत ने G20 का सफलतापूर्वक क्या किया? सम्मेलन ऑर्गेनाइज करवाया, ये आर्थिक में ही आएगा। उसके अलावा ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में हमने बोला है कि एक साथ व्यापार करते हैं, डॉलर के दबाव से मुक्त होकर व्यापार करते हैं, व्यापारिक चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, ये भी किसके तहत आएगा? आर्थिक के तहत ही आएगा। पर्यावरणीय जैसी चीज़ें, जैसे पेरिस समझौतों को लागू करना या पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ों में, ग्लासगो में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम आने वाले दौर में हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, तो ये पर्यावरण को लेकर हमारी सहभागिता बढ़ रही है। रूस यूक्रेन जैसे वॉर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जब पूरा वेस्ट नहीं बोल रहा था रूस को, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने रूस को बोला कि ये वॉर का समय बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि हम
दुनिया को राजनीतिक रूप से भी स्टेबल करने में शांति और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी नीति है उसको लेकर हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ आपको, हिंट्स दे रहा हूँ। दूसरे वाले निबंध का मैं आपको डिटेल पॉइंट बताऊंगा, एक एक पॉइंट, समस्या समाधान सब कुछ बताऊंगा। इस वाले निबंध का मैं आपको इसलिए हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको हिंट देकर आप खुद से लिखने की कोशिश करें इसको। इसका भी मैं बताऊँगा आपको आंसर, लेकिन अभी तो फिलहाल खुद से कोशिश करेंगे ना एक बार कि हाँ मैं खुद से लिखूँ। आतंकवाद से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री ने हर समय यूएन के सामने ही बोला है कि आतंकवाद को डिफाइन किया जाए। ये केवल भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। पर्यावरण की बात तो मैंने कर ही दी, इकोनॉमी की बात तो कर ही दी मैंने। अभी जैसे हमास और इजराइल का संघर्ष हो रहा है तो भारत ने हमेशा से ही क्या बोला है कि आपको युद्ध में ना उलझकर किस में उलझना चाहिए, बातचीत के द्वारा शांति समझौतों तक पहुंचना चाहिए, जिससे मानव अधिकारों का जो हनन हो रहा है गजा के क्षेत्र में या इजरायली क्षेत्रों में उसको रोका जा सके। रूस यूक्रेन वॉर में भी सभी देशों ने रूस को बाइकआउट करने की कोशिश की, हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाइकआउट करना कोई सॉल्यूशन नहीं था उस युद्ध का। क्या असर पड़ा बताइए? तो इन प्रमुख मुद्दों को अगर आप इतिहास और वर्तमान से जोड़कर लिखेंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इंडियन डायस्पोरा की चर्चा कीजिए, भारत के प्रधानमंत्री जो विदेशों में जाते हैं उसकी थोड़ी बहुत चर्चा कीजिए, किस प्रकार से क्वाड को हमने बनाया है, किस प्रकार से हम दुनिया भर में शांति और समृद्धि की बातचीत करते हैं, उसी पर आधारित इस निबंध को लिखना है। लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मुझे आसान वाला डिस्कस करना था क्योंकि जिन्होंने आज तक नहीं लिखा है या जो पहली बार लिखने की कोशिश कर रहे हैं उनकी थोड़ी सी मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। देखिए इस वीडियो की जगह अगर मैं फोकट का मोटिवेशन आपको देने के लिए आ जाता, देखते उसको आप लोग, लेकिन उससे आपका नुकसान हो जाता है, उससे कुछ आपके हाथ में नहीं आएगा उस वीडियो के पश्चात। लेकिन जब इसको एंड करेंगे तो आपको एक फ्रेम मिलेगा कि हाँ मुझे किस दिशा में लिखना है, क्या क्या पॉइंट ऐड करने। अभी मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा आपको, समस्या समाधान, हिस्ट्री सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। लिखने की कोशिश आप करेंगे। एक चीज़ मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहली बार निबंध मैंने जब उनको लिखवाया तभी उन्होंने लिखा। यकीन मानिए जब उन्होंने पहली बार लिखा था तो 1 से 2 पेज में वो हो गया था पूरा, उनको नहीं लिख पा रहे थे उससे ज़्यादा। लेकिन जब आप पहली बार निबंध लिखते हैं ना तो उसके पश्चात आपके दिमाग में, अगर आपका पढ़ाई में ध्यान है तो अपने आप पॉइंट्स आते रहेंगे। जो निबंध आपने लिख लिया है 2 दिन पहले, उससे जुड़े हुए पॉइंट्स आपके दिमाग में फ्रेम होने लग जाते हैं। अगर आप उस चीज़ को लेकर सीरियस होते हैं तो फिर आप जब अगली बार निबंध लिखते हैं तो 2 की जगह पर आप 1 सप्ताह में 4 पेज तक भी पहुंच सकते हैं। 1 महीने में आप निबंध में 8 पेज तक पहुंच सकते हैं। देखिए अब इस सबसे आसान वाले निबंध को जरा हल करते हैं। क्या है? भारतीय कृषि समस्या और समाधान, बिल्कुल स्ट्रेट दिया हुआ है। इस प्रकार के निबंध यूपी वाले पूछते हैं, यूपीपीएससी, बीपीएससी में इतना आसान नहीं आता, लेकिन लेखन शैली के प्रैक्टिस के लिए आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए निबंध लिखने का जो सामान्य तरीका होता है, वैसे ज़रूरी नहीं है कि हर निबंध में कुछ न कुछ इतिहास की चीज़ों को लाया ही जाए, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा हिस्ट्री की चर्चा कर सकते हैं। हिस्ट्री की चर्चा थोड़ा सा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता हर निबंध में हिस्ट्री आए ही आए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आप प्रेजेंट पर आधारित भी निबंध लिख देंगे तो भी कोई गलत नहीं होता। निबंध जल्दी गलत नहीं होता, वो आपके अपनी सोच पर आधारित होता है। इन कुछ निबंध ऐसे होते हैं जिनका फिक्स होगा, जैसे इसमें भारतीय कृषि की जो समस्याएं हैं वो मूल मुद्दे तो फिक्स ही होंगे पॉइंट्स। हाँ, कुछ पॉइंट आप अपने दिमाग से, आपका यूनिक क्रिएटिविटी से सोच कर आप लिख सकते हैं उस समस्याओं को भी, जो समस्या आज तक किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन इतना तगड़ा है कि आप उन समस्याओं को ढूंढ ले रहे हैं, उनको लिख दीजिए। थोड़ा सा हिस्ट्री की चर्चा करेंगे इंट्रो सेक्शन में, इंट्रो सेक्शन में, और बीच बीच में कोट्स वगैरह का यूज करेंगे जिससे कृषि के इम्पोर्टेंस को समझाया जा सके। उसके पश्चात हम लोग समस्या लिखेंगे कृषि से जुड़ा हुआ, उसके पश्चात हम लोग समाधान लिखेंगे कृषि से जुड़ा हुआ। समाधान जब भी लिखते हैं, जब भी कहीं पर भी समाधान लिखते हैं, अगर वहाँ पर स्पष्ट करके नहीं बोला गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बोल देता कि आप अपने ही समाधान केवल लिखिए, कोई सवाल होता, निबंध की जगह पर क्या होता, कोई क्वेश्चन होता, और क्वेश्चन मैंने दिया होता कि आप अपने समाधान लिखिए, तो फिर आप सरकारी समाधान वहाँ पर नहीं लिखते। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये अनिवार्य होता है कि आप अपने कुछ सुझाव भी लिखेंगे और साथ ही साथ में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव अगर कुछ में है तो उसको ज़रूर लिखेंगे। अगर यहाँ पर रहता भारत की जगह पर डायरेक्ट कृषि रहता, तब तो आप उसको थोड़ा सा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी लिख सकते थे,
ठीक है, जिसमें उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए आपने जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या मानी कृषि का, तो उसमें उदाहरण के तौर पर आप बोल सकते थे अगर भारत यहाँ पर नहीं लिखा रहता तो आप बोलते पाकिस्तान में बाढ़ आई जिसके कारण से वहाँ भारी नुकसान हो गया। जो जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि का सबसे बड़ा नुकसानों में से एक उदाहरण है वो। लेकिन चूंकि निबंध जो है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछा गया है, इसीलिए निबंध का टॉपिक क्या पूछा गया वो बहुत ज़रूरी होता है उसको समझना। भारतीय कृषि समस्या और समाधान, ठीक है, यही टॉपिक है, इसी के इर्द गिर्द लिखना है। चलिए देखते हैं कुछ हिस्ट्री के पॉइंट्स को देखते हैं। भारतीय कृषि का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है। सामान्य ढर्रा में बता रहा हूँ, इससे अच्छा आप लिख सकते हैं। शुरू करने से पहले भी कई सारे लोग कोट्स लिखते हैं, लेकिन जब भी कोई कोट लिखते हैं तो उसको अगले पैराग्राफ में उसको लिंक करना होता है। जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया, जैसे मैं आपके लिए कोट्स लाया हूँ, दिखा देता हूँ। जैसे आपने कोई यहाँ पर लिख दिया, ये रहा कोट्स। जैसे मान लीजिए आपने लिखा नेहरू जी का सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। इसको अगर आपने इंट्रो से पहले लिखा या कहीं पर भी किसी भी पैरा में लिखा है, पैरा से पहले लिखा है, तो उसको आपको लिंक करना होता है। या तो ऊपर वाले पैरा को अंत करने के बाद उसको लिंक कीजिए, या तो अगले पैरा को शुरू करने से पहले उसको लिंक करना होता है। कि आपने इसको बीच में बस लिख के छोड़ दिया क्या, ऐसा नहीं होता, उसको लिंक जरूर करना होता है। जैसे ऊपर वाला पैरा ख़त्म कर रहे हैं तो उसके नीचे लिख दिया कि सच ही कहा है किसी कवि ने, उसके सच ही कहा है जवाहरलाल नेहरू जी ने कि सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। उसके बाद से नेक्स्ट पैरा, या तो आप बीच में कोट डाल रहे हैं कि नेहरू जी का कथन है कि सब कुछ इंतजार कर सकता है कृषि नहीं, उसको फिर अगले पैरा में 2 लाइन में कम से कम लिंक ज़रूर कीजिए। ये कुछ बेसिक और बुनियादी ज़रूरतें होती हैं निबंध की, जो आपको सीखना चाहिए अच्छे निबंध के लिए, ठीक है। कोई इधर उधर की चीज़ें तो नहीं बता रहा हूँ। चलिए हिस्ट्री देखते हैं थोड़ा सा। जहाँ कृषि की शुरुआत लगभग 9000 ईसा पूर्व में होती है, जब मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ पर है, अपने देश में है कि बाहर में है, बताइएगा मुझे ज़रा। और जो भी कपास की खेती का प्रमाण मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान 5000 वर्ष पूर्व कृषि एक उन्नत अवस्था में थी और अनाज का उपयोग राजस्व के रूप में भी किया जाता था। ये कहाँ पर बोला गया है, हिस्ट्री की बातें हमें तो पता ही होगा। वैदिक काल में पहला किसका, और एक चीज़, जब भी हिस्ट्री को जोड़ते हैं आप, कुछ बच्चों को मैंने पिछली बार कॉपी पर भी लिख कर दिया था, तो एक क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप वैदिक काल की चर्चा कर रहे हैं फिर हड़प्पा की चर्चा कर रहे हैं, नहीं, जो जिस क्रम में है उस क्रम में। क्योंकि हम हिस्ट्री से वर्तमान की तरफ में आ रहे हैं तो एक सीक्वेंस में आते जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक क्रम दिखेगा आपको। सबसे पहले हमने किसकी बात की है, सबसे पहले हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान की। उसके पश्चात से वैदिक काल में आ गए। वैदिक जो काल में कृषि संबंधी अनेक रचनाएं उपकरणों का उल्लेख मिलता है, जिससे उस समय कृषि ज्ञान का पता चलता है। वैसे यहाँ पर उत्तर वैदिक होना चाहिए क्योंकि उत्तर वैदिक काल में कृषि हुआ था, वैदिक काल में पशुपालन था मुख्य चारा। अगला क्या है, मौर्य काल में कृषि को बढ़ावा देने के कृषि अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने भी इसका उल्लेख किया है। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय कृषि पर अंग्रेजी शासन का दुष्प्रभाव पड़ा। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर वैदिक और मौर्य, यहाँ पर आपका आज़ाद भारत वाला आ गया। उसके पश्चात से हम लोग कहाँ पर चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। हरित क्रांति के दौरान 1960 के आसपास भारतीय कृषि में नई जान, डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में इस क्रांति ने भारतीय कृषि को नई दिशा दी। आज भारत के पास वह सभी तकनीकें हैं जो कृषि को उन्नत बना सकती है, ठीक है। इस प्रकार भारतीय कृषि का इतिहास प्राचीन समय से लेकर आधुनिक काल तक विकास और परिवर्तन की लंबी यात्रा है। इतने छोटे से पैराग्राफ में कृषि का जो हिस्ट्री है वो कंक्लूड कर दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पूछा गया भारतीय कृषि का समस्या और समाधान और आप निबंध का 2/3 हिस्सा पृष्ठभूमि में ही लिखने में ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे समस्या समाधान पूछा गया है तो मुख्य फोकस निबंध का समस्या और समाधान पर ही होना चाहिए। उसका हिस्ट्री जो है वो कम लिखिएगा, थोड़ा सा आप इंट्रो जरूर लिखिए उसका, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहानी लिखने के चक्कर में बैठे हैं। कई सारे लोग, पिछली बार मैंने कॉपी में रिकमेंड किया था कि उन्होंने इंट्रो सेक्शन में कहानी लिखा, बहुत ही सुंदर होता है कहानी लिखना, कई सारे लोग लिखते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं, लेकिन उसको खींच कर 4 पेज तक ले आते हैं। फिर आपका निबंध मिलेगा आपको लड्डू, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, आपसे समस्या समाधान पूछा गया, आप तो ऊपर कहानी के बारे में लिख रहे हैं। इंट्रो और हिस्ट्री का सेक्शन, बैकग्राउंड का सेक्शन थोड़ा सा छोटा रखा कीजिए, जो मूल हिस्सा होता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा खपत किया कीजिए, ठीक है। अगला देखिए क्या है, कृषि संबंधित कुछ प्रेरणादायक मतलब कोट्स वगैरह मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर, ताकि आपको अगर लिखना हो तो इसमें से यूज़ कर सकते हैं। अब ये कहाँ पर मिलता है, आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, चैट GPT का यूज़ कर सकते हैं। चैट GPT का ज़रूर यूज़ किया कीजिए, शानदार होता है, काफ़ी सारी चीज़ों का समस्या समाधान मिल जाएगा वहाँ पर।
सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हैं रेगुलर, तो कुछ पेज को फॉलो कीजिए और उस पर आपको कोट्स वगैरह मिलते हैं, उसको नोट डाउन करके रखा कीजिए या उसको सेव कर लिया कीजिए या पढ़ लीजिए 1-2 बार तो याद ही हो जाए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कोट्स, कविताएं, कुछ भी ऐसा अगर आपको पंक्ति वगैरह याद हो, यूज़ करना चाहिए निबंध लिखते समय, ताकि आपका निबंध थोड़ा सा एट्रैक्टिव हो, पढ़ने मज़ा आए। 8 पेज कौन चेक करने वाला पढ़ेगा बिना मज़ा आए, आप मुझे बताइए। जब तक उसमें लयबद्धता नहीं होगी, अच्छा नहीं लगेगा, तब तक नहीं पढ़ेगा। कोट्स के अलावा एक और चीज़ आपको चाहिए होता है निबंध लिखते समय, वो है डेटा। जब भी इस तरह का निबंध आता है तो समस्या अगर आप लिख रहे हैं कृषि का, तो बिना डेटा का आप नहीं लिखेंगे। आपको ये लिखना पड़ेगा कि 90% ज़्यादा किसान सीमांत किसान हैं। अपने यहाँ पर मैक्सिमम किसानी कृषि जो होती है वो जीवन निर्वाह वाली होती है। जीवन निर्वाह का तात्पर्य उपजा के पेट भर के बस खा लो, बेचने वाले नहीं कर पाते हैं। तो इसमें भी आपको डेटा देना पड़ेगा। उसके पश्चात आपको ये भी बताना पड़ेगा जो कृषि है, कृषि की भूमि है वो कम हो रही है। सोचिए जरा कौन कौन से समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपने कभी जीवन में नहीं पढ़ा ये चीज़, फिर भी आप सोच सकते हैं कृषि से जुड़ी हुई समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। जीवन निर्वाह कृषि है भारत में। जनसंख्या का दबाव है, जनसंख्या बहुत बड़ी है। भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या है और जनसंख्या का असमान वितरण भी है, जिसके कारण से भी क्या होता है, कृषि भूमि का भी असमान वितरण है। इसके कारण से भी क्या है, भारतीय कृषि के समक्ष हमेशा दिक्कत बनी रहती है। छोटे कृषि जोत, इसी को मैंने सीमांत किसान कहा है। देश में 90% ज़्यादा जो किसान है वो सीमांत किसान के तहत ही आते हैं, जिनके जोत का आकार, खेत का आकार छोटा है। अगर खेत छोटा है तो आप मुझे बताइए उसमें कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा? नहीं करेगा। तो वो भी एक समस्या है बहुत बड़ी। अगला कौन सा है, भूमि का असंतुलित वितरण। किसी के पास बहुत ज़्यादा भूमि है, किसी के पास बहुत कम भूमि है। इसीलिए आज़ादी के पश्चात से लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू किया गया था नेहरू जी के गवर्नमेंट के द्वारा। पहला याद कीजिए, पहला संशोधन के पश्चात से क्या हुआ था, लैंड रिफॉर्म एक्ट को लागू किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि भारत में जो ज़मीनों का असमान वितरण है, हदबंदी चकबंदी वाले कानून, यूपीएससी कितनी बार पूछा है, पीटी में आपसे ही पूछा जा सकता है। आज़ादी के बाद का जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आप, उसमें ये सब चीज़ें पढ़नी होती हैं। पंचवर्षीय योजना शुरू करने से पहले भारत में चकबंदी हदबंदी इसलिए लागू किया गया था कि भूमि का असंतुलित जो वितरण है इसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन उस समय भी लोगों ने क्या किया, उनकी जो ज़्यादा भूमि थी वो अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को दान कर दिया। इससे समाज के किसी विशेष वर्ग के पास ही अभी भी सारी की सारी भूमि केंद्रित है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की कम होना, मृदा का लवणीयकरण, आपने पढ़ा होगा, लवणीय हो गई है मृदा। किसके कारण से हो गई लवणीय मृदा? तो अति सिंचाई के कारण से कई जगहों पर लवणीय हो गई है मृदा, मृदा खराब हो गई है। ठीक है, मृदा का अपर्दन हो रहा है, अपर्दन के कारण से भी समस्या उत्पन्न हो रही है। अपर्दन का मतलब मृदा का कटाव हो जाता है, नदियां काट देती हैं, या तो फिर ऊपर का जो उपजाऊ भाग है वो कई बार कट जाते हैं। वो हवा के कारण हो सकता है, वो जोत के कारण से हो सकता है, जोतने के कारण से और वैज्ञानिक तरीके से जोतने के कारण से हो सकता है, अति चराई के कारण से हो सकता है, उसके कारण से। अब देखिए ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, क्या इसी प्रकार से लिखने हैं क्या? अरे भाई, इन सभी पॉइंट में अगर आप 50-50 वर्ड भी लिख देंगे तो 10 है तो 500 शब्द का तो आपको वैसे ही निबंध तैयार हो गया। केवल समस्या में 500 वर्ड आप पहुंच गए। 50-50 शब्द भी अगर आपने हर पर लिख दिया, एक पैराग्राफ में 2-2 पॉइंट को आपने इंक्लूड करके उस पर कुछ भी लिखिए, कितना सरल मैं बोल रहा हूँ उसी चीज़ को लिख सकते हैं। डेटा जोड़ कर लिख दिया तो 50 पॉइंट तो यही हो जाएंगे। यही तो कल मैंने ऑडियो मैसेज में ही बोला था कि आप रफ वर्क क्यों नहीं करते निबंध लिखने से पहले। रफ वर्क कीजिए, उससे पॉइंट सोच लीजिए आपको क्या लिखना है, उसको एक्सप्लेन करके लिखते जाइए पैराग्राफ में। हाँ, पहली बार ये होगा कि तारतम्यता थोड़ी सी सही नहीं बैठेगी, एक फ्लो सही नहीं बैठेगा, लेकिन वो तो लिखते लिखते फ्लो सही होगा आपका। अगला कौन सा, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव। अब देखिए कहाँ कहाँ पर सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है देश में और क्यों है, उसको जरा सा लिखिए, सोचिए। निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, अभी भी हमारे खेतों में बैल और जो हल बैल है उसका उपयोग किया जाता है, जबकि मशीनीकरण पूरे दुनिया भर में कृषि में बिल्कुल ही घुस चुकी है। श्रम प्रधान कृषि है, ज़्यादा लोग कृषि करते हैं। एक खेत में ज़रूरत है 2 लोगों की, लेकिन घुसे हुए हैं 10 लोग। क्यों? क्योंकि 8 लोग जो हैं वो कोई और काम ही नहीं उनके पास है, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति में है, बिल्कुल छिपी हुई बेरोजगारी जिसको बोलते हैं। तो क्या करेंगे, तो उसी खेत में लगे हुए हैं। इसको क्या बोलते हैं, श्रम प्रधान कृषि। ठीक है, किसानों को रूढ़िवादिता और भाग्यवादी होना, निवेश नहीं करना, नए तरीकों को, आधुनिक तरीकों को नहीं अपनाना, इसके प्रति रुझान कम देखा गया है। वही चावल, गेहूं और गन्ने तक उपजाने तक सीमित रहते हैं। इसके कारण से भी समस्याएं उत्पन्न होती है।
समस्या का समाधान क्या हो सकता है? जीवन निर्वाह कृषि का आधुनिकीकरण किया जा सकता है, जनसंख्या नियंत्रण, खेती के आकार में वृद्धि की जा सकती है, खेतों के आकार में भूमि सुधार लागू किया जा सकता है, और मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का तरीका वैज्ञानिक तरीका अपनाया जा सकता है। कौन सा तरीका? ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, CSA मैंने पढ़ाया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ये भी अपना सकते हैं। मृदा का संरक्षण किया जा सकता है, सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जा सकता है, प्रौद्योगिकी का प्रसार किया जा सकता है, जिसमें सब्सिडी के माध्यम से किसानों को नई नई तकनीकों से नई नई तकनीकें उनको उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। सब्सिडी में क्या होगा? सरकार कुछ पैसा दे देगी जिससे किसान आसानी से खरीद पाएंगे। मशीनीकरण, किसानों को शिक्षित करना। एक और समस्या और समाधान रह गया। एक समस्या कौन सा रह गया? उचित दाम का अभाव, उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, सोचते नहीं आप लोग। समाधान में उसका क्या होगा? उचित मूल्य उपलब्ध करवाना। कैसे हो सकता है उचित मूल्य? ऑनलाइन बेचकर हो सकता है। ई-नैम की स्थापना भारत सरकार ने किया हुआ है। कैसे, कौन सोचेगा ये? मैं सोचूंगा कि आप सोचेंगे? तो ऐसे पॉइंट्स को अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे 50-50 वर्ड भी, तो 1000 वर्ड आपके पार हो जाएंगे। ये तो मैंने भी कल बोला था। 50 शब्द यानी कि एक छोटा से छोटा पैरा, एक आधा पेज से भी छोटा पैरा, 50 शब्द। उतना तो हर पॉइंट पर आप लिख ही सकते हैं। बताइए, मुझे नहीं लिख सकते हैं क्या? कोशिश कीजिए, तभी हो पाता है। इन समाधानों को लागू करके भारतीय कृषि की समस्या को कम किया जा सकता है, कृषि क्षेत्र को अधिक समृद्ध और उत्पादक बनाया जा सकता है। अब इसमें उत्पादन संबंधी कुछ डेटा का अवश्य यूज करें, समस्या संबंधी कुछ डेटा का अवश्य यूज करें। डेटा यानी कि कुछ आंकड़ों का उपयोग करें ताकि आप लिख पाएँ आसानी से। समस्या और समाधान भी बताया मैंने, कोर्स भी बताया आपको, हिस्ट्री भी बता दी। अब भी अगर आप नहीं लिखेंगे इसको, ये PDF मैं उपलब्ध करवा दूंगा, सभी के लिए उपलब्ध करवा दूंगा। इसमें ऐसा क्या है, सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा ये PDF। आप जो मुख्य हमारा टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप नहीं, टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर UPSC PCS आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, 15,000 ज़्यादा लोग उस पर जुड़े हुए हैं, वहाँ पर ऐड हो जाइए। वहाँ पर ये PDF आपको अभी ही मिल जाएगा वीडियो के पश्चात। मैं आपको क्या बोलूँगा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपने निबंध लिखने की कोशिश अभी भी नहीं की ना, तो अब तो आप PT की तैयारी में लगने वाले हैं, फिर तो आप भूल ही जाइए कि PT के बाद आप 1 महीने में निबंध लिखकर चले जाएंगे एग्ज़ाम में, आपका मेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा समय की आवश्यकता होती है, तो समय दे दीजिए, वही आपके लिए सही रहेगा। कोशिश जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं लिख पाएंगे। पूरा कंटेंट बता दिया है आपको, हिस्ट्री बता दी है, पॉइंट दे दिया है। कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ओके। और ग्रुप में अगर जुड़ना हो, पेड ग्रुप में, तो उसके लिए मैसेज कर दीजिएगा मुझे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी मैं आपको जोड़ दूँगा, ओके। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। अच्छे वीडियो देखा कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। मोटिवेशनल वीडियो देखने से कोई एग्ज़ाम पास नहीं हुआ है आज तक। किसी टॉपर के स्ट्रेटजी पढ़ने से, सुनने से कोई एग्ज़ाम पास नहीं हुआ है आज तक, कोई भी नहीं हुआ है। जो टॉपर बनते हैं उनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। आपकी अपनी स्ट्रेटजी होगी तभी आप टॉपर बनेंगे, नहीं तो कोई एक आदमी भाषण दे रहा है और 100 आदमी सुनकर ताली बजा रहे हैं। ताली बजाने वाले भी इंसान हैं और भाषण देने वाला भी इंसान है, उसमें कुछ तो अलग होगा, तभी तो ताली बजवा रहा है लोगों से। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन से ग्रुप में आपको शामिल होना है, ताली बजाने वाले या बजवाने वाले। थैंक यू सो मच आप सभी का।